ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें बच्चों पढ़ना होता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। बताओ कौन जानता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जल्दी बताएं, किसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? बोलिए। किसी को नहीं पता फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हाँ बोलो। और कोई क्वांटिटी जो कि मेजरमेंट के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, या फिर फिजिकल फेनोमेनन से जुड़ी रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कोई भी फिजिकल फेनोमेना हो या कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ उसके फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को यदि हम मेजर भी कर पाए तो हम उन फीचर्स को फिजिकल क्वांटिटीज कहने लगते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहूं इट इज अ सनी डे। ठीक है, अब सनी डे है तो सनी डे को हम उतने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ हम कहेंगे इट इज सनी डे वेयर टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लाइट ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज दिस मच कैंडेला। तो यानी कि हम उस डे को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करने लगे, मेजरमेंट का इस्तेमाल नंबर्स का इस्तेमाल करने लगे, मेजरमेंट का इस्तेमाल करने लगे, तो उस को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैं अपने कुत्ते के बारे में बताता हूँ, माई डॉग इज अ फेथफुल वन। मैं कहूंगा मेरा कुत्ता बड़ा वफादार है। तो यहाँ पर जो वफादार शब्द है ना, यहाँ पर उसका, ठीक है वो कुत्ते को तो डिस्क्राइब कर रहा है ना, लेकिन तुम वफादारी को मेजर नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए आपके पास क्या है? इसको मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी यूनिट नहीं है, कुछ भी स्केल नहीं है। लेकिन मैं कहूँ मेरे कुत्ते का जो वेट है वो 25 किलोग्राम है, कुत्ते का जो मास है वो 25 किलोग्राम है। या फिर सॉरी, कुत्ते का जो मास है वो 25 किलोग्राम, या फिर मैं कहूँ इसकी हाइट इतनी है, या फिर मैं कहूँ कि ये इतनी लंबी जंप मारता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है मैं इसमें आपको नंबर दे सकता हूँ, संख्या दे सकता हूँ, मेजरमेंट दे सकता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोस व्हेन the for any object or phenomena which for any किसी भी ऑब्जेक्ट और फिनोमेना के लिए, for any object or phenomena physical quantity is physical quantity is the one which can be measured or नहीं and quantified। जिसको हम मेजर कर सकें और जिसका क्वांटिफिकेशन पॉसिबल हो, मेजर्ड एंड क्वांटिफाई। तो इसके एग्जाम्पल भी रहते हैं हमारे पास बहुत सारे। लेंथ, मास, फोर्स, एटसेट्रा। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती हैं और उनकी यूनिट्स क्या होती हैं? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की रहती हैं और उनकी यूनिट क्या रहती है? तो कोई बताएगा कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी? हम्म।
7। नहीं 7 तो नहीं ना यार, 7 तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना। अब तो मैं अब तो मैंने बोल ही दिया। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं और बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये बीच में 2 आती हैं, क्या कहते हैं उनको, एक मिनट। सर रेडियन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, रेडियन और सर सॉलिड एंगल की एक और होती है सर, उसको स्टेरेडियन। 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 रेडियन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिट क्या होती है, यूनिट कैसे हम समझाएंगे, यूनिट क्या चीज है? यूनिट यूनिट कैसे बताएंगे हम? यूनिट मतलब चलो इसकी डेफिनेशन तो हमें नहीं लिखनी है, लेकिन हाँ, यूनिट क्या होती है, आर्बिट्रली चूज कर ली जाती है और वाइडली एक्सेप्ट की जाती है। किसके लिए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो क्वांटास हैं उनको डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि इधर ब्रिटेन में, यूके में कुछ राजा हुआ करते थे। तो वो राजा क्या थे, मतलब ऐसे चलता था उधर सिस्टम कि अगले राजा का फुट, पैर पैर का जो साइज है ना, वो 1 फुट नाम माना जाता था, 1 फीट। तो सिस्टम क्या रहा कि अब जैसे ब्रिज बन रहा है, उनने कहा इतने फुट लंबाई चाहिए, तो राजा के पैर को यूनिट माना जाता था। तो उस देश में उसी को एक्सेप्ट किया जाता था लंबाई की मेजरमेंट के लिए, 1 फुट ये, 2 फुट ये, 3 फुट, 4 फुट, 6 फीट। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, इसमें समस्याएं होती थी बहुत सारी, तो इसको एक फुट की भी सिंगल एक वैल्यू एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, वो भी लेकिन फिर नहीं चली, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग सब एक साथ खड़े हुए हैं, तो वो भी नहीं चल पाएगा। आप कहीं पर फुट चल रहा है, कहीं पर मीटर चल रहा है, कहीं पर सेंटीमीटर चल रहा है, कहीं पर मील माइल्स चल रहा है, कहीं पर किलोमीटर चल रहा है, तो वो जमेगी नहीं बात। तो बात नहीं जमी, तो सब लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट करके फिर ऐसा यूनिट्स ला दी। तो ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, जिसपे काम करते हैं हम। ऐसा यूनिट्स, इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस पता है हमें ये ऐसा यूनिट कुछ होती हैं और हम लिखना शुरू करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमें पता चल गया। एक मिनट बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी? एक मिनट। There are 7 types of fundamental physical quantities. तो फंडामेंटल, एक मिनट, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री, और तीसरी है हमारी डिराइव्ड। कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो 2 फिजिकल क्वांटिटी ही हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हैं, ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सेल्फ सफिशिएंट होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दीज आर दी self sufficient physical quantities, they do not require any other physical quantity to represent. These are self sufficient physical quantities
फिर कॉम्प्लीमेंट्री में देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री जो डेफिनेटली सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। अभी हम डायमेंशन बताएंगे क्या होता है। देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री, इनको यहीं लिख लेते हैं, चलो आगे लिख लेंगे। derived these physical quantities require, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी, these physical quantities require fundamental physical quantity to represent। फंडामेंटल की जरूरत पड़ जाती है। 1 मिनट जरा तुम लोग रुकना, मैं कुछ चेक करके देख रहा हूँ साइज पेपर का जिस पे अपन लिख रहे हैं वो सही तो है। हाँ ठीक है। तो ये हो गए हमारे, शुरुआत से चल रहा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम शुरू करते हैं अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल, एक जरा टेबल डालेंगे। 2 3 4 5 6 7। बात जमेगी नहीं। फंडामेंटल में सबसे पहले देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों, बताएं। हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? 7 होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर 7। कौन कौन सी होती हैं? शुरू हो जाओ। सबसे पहला लेंथ, लेंथ, की मीटर हो गई सर, बिल्कुल एंड मीटर, सही। मास की किलोग्राम, मास, एक, टाइम, सेकंड्स, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, बोलते चलो। और और सर थर्मो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, हाँ केल्विन, हाँ बिल्कुल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और हो गई सर उसकी, टेम्परेचर भी सही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, बस ऑसम हो गया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा समस्या है। पता है तो क्या समस्या है? नहीं सर, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता है? क्लास 10th में ही तो पढ़ा होगा अभी। हाँ सर, क्यू अपॉन टी। हाँ, क्यू अपॉन टी। डेफिनेशन होती है इसकी, सर चार्ज पर रेट यूनिट टाइम, पर रेट सेकंड, रेट ऑफ रेट चार्ज। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो तुम चार्ज, सोच के देखो कि चार्ज यानी कि कूलाम जो है वो ज्यादा बेसिक नहीं हुआ, मतलब ज्यादा फंडामेंटल नहीं हुआ, जबकि अभी हमने डेफिनेशन लिखी कि दीज आर सेल्फ सफिशिएंट। लिखी कि नहीं लिखी? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट सेल्फ सफिशिएंट है? नो समझ रहे सर। हो? हाँ नहीं है ना। फिर भी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को सेल्फ सफिशिएंट मान के क्यों चल रहे हैं हम? तो सर इसकी जगह तो फिर हमारे पास चार्ज होना चाहिए, कैंडला उसकी मतलब वो कूलम। हाँ होना चाहिए ना, मतलब सेंस नहीं बनाता ना। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर इस जमात में ऑड वन आउट है वो। मींस कूलम, और सर टाइम की उससे ड्राइव हुआ ना सर वो तो। हाँ डराइव हुआ, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तक मार्केट में वो नहीं आया था चार्ज, लेकिन लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था। पता है तुम्हें? बल्ब का आविष्कार हो चुका था, उसके बाद लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम से भी कुछ होता है, प्रोटॉन नाम से फिर बाद में, और न्यूट्रॉन तो सबसे आखिर में पता चला। तो चार्ज की जो डिस्कवरी हुई ना वही बाद में हुई,
जब तक तो हम फंडामेंटल को डिस्क्राइब कर चुके थे। और इसमें और एक लफड़ा है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस लेते हैं, लेकिन एक्चुअली तो अपन ने पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जो कि माइनस से प्लस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के उल्टे, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज यस। के उल्टे होती है। मानते हैं ना कि नहीं? तो ये दो तीन चीजें हैं जो हम ऐसे ही लेके चलते हैं, उनको हमने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हो चुके थे और उनको ऐसे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को कहा चलो यही फंडामेंटल है, चार्ज बाद में आया तो चार्ज को डिराइव कर लेते हैं, Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, ऐसे उन्होंने सोचा और इसीलिए वो ऐसे ही है। तो अब हम लेंथ की SI यूनिट्स लिखते हैं। लेंथ की SI यूनिट है मीटर, मास की SI यूनिट है किलोग्राम, टाइम की SI यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर की SI यूनिट है केल्विन। केल्विन। डिग्री सी नहीं है, नहीं सर, नहीं। केल्विन ही है। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर। ऑसम। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। कैंडल से बनता है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, मोल। MOLE होता है क्या? नहीं सर, अकेला NOL। पक्का? नहीं सर, MOL ही होता है, MOL। हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जब डायमेंशन लिखते हैं तो वो MOL होता है। तो MOL। हाँ चलो ठीक है। ओके, तो लेंथ का मीटर हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं इसका डायमेंशन। जो डायमेंशन है लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम L का, अब ये डायमेंशन होता क्या है? ये एक सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है। इसको पूरे ये इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला में लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल L और ब्रैक डब्बे बंद करके दिखाते हैं। मास के लिए हम कैपिटल M दिखाते हैं। ये इसलिए है कि जैसे कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें ये पता चल जाए कि वो कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है। अगर कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें ये पता चल जाए कि वो कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है। तो जैसे कि टाइम का सेकंड है तो टाइम का हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का हम K से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कई बार थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, कई बार Q इंटू टी मतलब C और T, C अपॉन T से भी रिप्रेजेंट, मतलब CT-1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, QT-1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो अलग अलग जगह क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला तो CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल को अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए MOL लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए MOL लिखते हैं। व्हाट आर दीज आर दी डायमेंशनल फॉर्मूला। dimensional formula. Or what are these are the SI units. तो अब इसमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला है मैं आपको समझाऊं। डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मिलकर के बनी है और कितनी कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती हैं। तो अभी इसका यूज हम आगे देख लेंगे, पहले अगले पे आ जाते हैं हम। ये तुम लोग को आता था उदित? तुम्हें नहीं पता थी फिजिकल क्वांटिटीज? उदित, सो गए क्या तुम? वाकई में सो गया क्या उदित? अरे, यस सर। सो गया था क्या? नो सर। फिर तुम्हें नहीं पता ये सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? लिख ली सर अभी। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये दो होती हैं, इनके यूनिट तो होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते। सॉलिड एंगल कौन जानता है क्या होता है? सॉलिड एंगल जानता है कोई?
आर्यन, सॉलिड एंगल। नो सर। प्लेन एंगल तो दुनिया जानती है, सॉलिड एंगल कौन जानता है? थीटा। आर्क बनाते हैं, सॉलिड एंगल के केस में थीटा नहीं बनता, ओमेगा लिखते हैं इसको। और ये आर्क नहीं बनाते, ये ऐसे करके एक स्फेयर का टुकड़ा समझ लो काट लिया जाता है। स्फेयर का टुकड़ा से कोनिकल सेक्शन काटा जाता है, कोनिकल सेक्शन। तो सॉलिड एंगल में जैसे प्लेन एंगल का होता है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं होता है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं? और यहाँ पर ओमेगा सॉलिड एंगल होता है हमारा एरिया। सॉलिड एंगल का रहता है बच्चों जो ये वाला एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। एरिया, ये जो एरिया जो बनता है, जैसे तरबूज वाला नहीं होता है, वो तरबूज को काटने के लिए ऐसे 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 चाकू घुसा के और उसका कोनिकल टुकड़ा बाहर निकाल लेता है। तो वो जो कोनिकल टुकड़े का एंगल होता है ना, उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। थ्री डायमेंशनली एंगल जब बताते हैं तो उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इनकी एसआई यूनिट्स जो होती हैं, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट जो होती है रेडियन, और इसकी स्टेरेडियन। These do not have any dimensional formula. इन फिजिकल क्वांटिटी की केवल डायमेंशन है, ओ फिजिकल वो है, यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। These physical quantities तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो कि नहीं अभी? हाँ सर बिल्कुल। यस सर। लिखते जाया करो जो लिख पाओ। ऑफ कोर्स मैं नोट्स तो भेज ही दूंगा तुम लोगों को, जो लिख रहा हूँ पूरा एक लाइन से वो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन हाँ आज के आज नहीं भेजूंगा, जो जब कुछ टॉपिक कुछ हो जाएगा खत्म तब भेजूंगा। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपको एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है, पूछा जाता है आप लोगों से, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। वो सवाल कुछ इस प्रकार का है कि आप, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट हो और डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो? तो आपका जवाब क्या होगा? यही सर, यस, एंगल्स। yes, any physical quantity can have unit and no dimensional formula. It is possible a physical quantity can have unit but no dimensional formula. अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए is it possible for any physical quantity to have unit without any dimensional formula? नहीं आया समझ में? सर रिपीट करना सर एक बार। हाँ, तो is it possible to have unit and no dimensional formula? तो ये तो जवाब आपको पता ही है, अभी बता दिया। और दूसरा है इज इट पॉसिबल, जस्ट इसका उल्टा, पॉसिबल टू हैव डायमेंशनल फॉर्मूला ल्यूमिनस इंटेंसिटी सर। बट नो यूनिट। कैसी बातें कर रहा है? इल्यूमिनेटेड इंटेंसिटी की यूनिट नहीं होती। अरे हाँ सर। यही। ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता।
So we can say it is not possible for any physical quantity to have डायमेंशनल फॉर्मूला एंड नो यूनिट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला है तो यूनिट होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यूनिट भी नहीं होगी और डायमेंशन भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो लेकिन यूनिट हो, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए पॉसिबल है। अब आ जाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पे। हम लोग बड़ा जल्दी कर रहे हैं डायमेंशन बनाना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको सपोर्ट चाहिए होता है, मतलब कई सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिससे मिलकर के बनती हैं। दीज रिक्वायर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू फॉर्म देम। दीज रिक्वायर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखिए कैसे फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल लेकर के हम चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का डायमेंशनल पहले तो लेंथ है, तो लेंथ का हमारा यूनिट जो होता है, यूनिट की अगर हम बात करें तो लेंथ का यूनिट कितना होता है मीटर, और ब्रेड्थ का यूनिट कितना होता है मीटर, तो मिला करके कितना हो गया मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में करें, और ये तो यूनिट हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में, लेंथ का कितना होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एल, लेंथ का कितना होता है एल, ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है, ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। मतलब इसको पढ़ते हैं एल टू। इसका मतलब है एरिया में डायमेंशन लेंथ की 2 है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इट मींस इन एरिया डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2। ये पूरा जो L2 है वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन 2 को हम डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन ऑफ लेंथ। 2 जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है इसको कहेंगे हम डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये ऐसे हो गया। बताओ भैया किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे आ गया है तो ये भी बोलो आ गया। अदिति आ गया सर। चलो आ गया, ठीक आ है गया सर। ठीक। अभी अगला इस ऐसे धीरे धीरे करके हम थोड़े से मुश्किल पे जाते जाएंगे। आप लोग को करना है मेरे आगे आगे, ठीक है? मेरे को नहीं करने देना, आप लोग को करना है। अच्छा बताओ जल्दी से, वॉल्यूम का कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ फिर? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, हाँ फिर? हाइट। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, यूनिट हो गई मीटर क्यूब। यस और और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल इंटू एल इंटू एल। बिल्कुल सही, यानी कि L3। इसको क्यूब नहीं बोलना, 3 बोलना, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा मीटर क्यूब, और यहाँ पर L इंटू एल, एक मिनट ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं L इंटू एल इंटू एल, ये हो गया हमारा L3।
अगला वॉल्यूम हो गया। थोड़ा सा मुश्किल पे आ जाते हैं। मुश्किल क्या है, धीरे धीरे चल रहा है पल्लू। डेंसिटी, डेंसिटी, mass डेंसिटी इज upon इक्वल्स volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का बोले तो And मास का किलोग्राम बे, kilogram. किलोग्राम। और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीटर ये भी तो बताया। तो ये तो ठीक है। तो अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, And और वॉल्यूम का भी अभी निकाला L3। S3 ऊपर गया तो ml3 minus ml-3। ठीक है, m1l-3। अच्छा, जैसे यहाँ पर टाइम नहीं है तो हम यहाँ पर m1l-3 t0 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर t0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी पे भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, यानी कि यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब t0। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम वेलोसिटी पे। बताओ, वेलोसिटी, displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो Meter upon second. मीटर अपॉन सेकेंड। square. फिर ले, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई, और L upon टी, T2. यानी कि टी को ऊपर ले गए, क्या बचा? T2 minus T minus 1. बिल्कुल सही, एल टी माइनस वन। Minus 2. इसको एल लिखा, इसको टी लिखा, ऊपर ले गए एल टी माइनस वन। यहाँ पर एम नहीं है तो हम एम को 0 लिख सकते हैं, m0 l1 t माइनस वन। इसके बाद एक्सेलरेशन का बताइएगा। एक्सेलरेशन, meter per एक्सेलरेशन second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, आप क्या है, अभी आगे लिखवाने भी वाला था, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। उसका मतलब होता है कि यदि आपको कभी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा। तो यदि वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटा रहे हैं तो जो आंसर आएगा ना वो भी वेलोसिटी ही आएगा। चेंज इन वेलोसिटी को भी वेलोसिटी की डायमेंशन और वेलोसिटी की यूनिट प्राप्त है। तो इस तरीके से वेलोसिटी की यूनिट तो हमें पता है मीटर पर सेकंड, और टाइम की एक और सेकंड, तो ये हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसी में मीटर पर सेकंड, अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें, याद हो अब तो बना दिया, mlt माइनस वन, और T नीचे t, ऊपर चला गया t तो and T minus 2. -2 हो गया सर। -2 हो जाएगा ना। ऊपर नीचे होते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है पावर में। तो -1 पहले से ही था और -1 एक और आ जाएगा तो जुड़ जाएंगे, सेम बेस पर जुड़ जाते हैं तो -2 हो जाएगा। Minus 2. ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला है ये हमारा फोर्स। फोर्स कैसे बनाएंगे? Mass into acceleration. वेरी नाइस। फोर्स बराबर हम लोग लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास बराबर क्या है? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पहले तो यूनिट लिख लेते हैं। मास का यूनिट है किलोग्राम, इसका है मीटर पर Meter per सेकंड स्क्वायर। second square. अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है m, And और एक्सेलरेशन का, LT minus 2. तो ये हो गया हमारा ml-t-2। ये याद रखना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग आ रहे थे इधर पर, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ml-t-2, ml-t-2। वर्क डन का बताओ। Force into displacement. वर्क डन, फिर kg per meter हम्म per second square. हम्म
तो फोर्स का कितना होता है? सीधे सीधे जूल हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जूल सीधा हाँ सीधा। हाँ हाँ हाँ, फोर्स का होता है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो मीटर। अगर हम मिला देंगे दोनों को, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है M_L_T_2, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो मिलकर के कितना बन गया? ml2t-2। ये याद रखने वाली फॉर्मूले हैं, ये फोर्स और वर्क डन जो हैं वो याद रखने वाले हैं। चलो इसी क्रम में काइनेटिक एनर्जी का निकाल के बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। वेरी गुड। Yes, sir. लीनियर काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। तो एम फॉर किलोग्राम, किलोग्राम। और वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। हाँ। अच्छा चलो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। नहीं होता है। चलो इसका बनाते हैं। किलोग्राम का तो हो गया हमारा m, और वेलोसिटी का ऊपर देखते हैं क्या लिखा था। mlt वेलोसिटी का क्या था? -1। LT-1, ये हमें याद होने पड़ेंगे। तो LT-1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारा? ml2-2। ML2T-2। जरा ऊपर देखना, वर्क डन का कितना आया था? ml2t-2। सेम आया था ना? यस सर। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बताओ जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? अभी क्लास 10th में पढ़ा तुम लोगों ने यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई, सब में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में। साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर। और कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या? सर वो स्पीड ऑफ लाइट वाला होता। वेरी गुड, V1 अपॉन V2। स्पीड ऑफ लाइट वाला होता है ना, V1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हम इस वाले से करते हैं। इसकी फिर यूनिट बताइयो क्या आ गई? ऊपर भी मीटर पर सेकंड और नीचे भी मीटर पर सेकंड। क्या बचेगी? कोई यूनिट नहीं आएगी। और अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ऊपर भी LT-1 और नीचे भी LT-1, तो क्या आएगी? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। तो अगर हम इसको लिखने को चलें तो हम लिख सकते हैं M0 L0 T0, डायमेंशनलेस। ठीक है। यहां से क्या सीख मिलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम रेशियो, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम मतलब हैविंग रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मतलब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो नेट ना यूनिट आएगी ना उसकी कोई डायमेंशन आने वाली है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना तो यूनिट होगा हमारे, ना कोई हमारे पास डायमेंशन होगा। अब एक निकालते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है ये? सर जी होता है जी।
कैपिटल जी स्मॉल जी? कैपिटल जी। कैपिटल जी। कौन से फॉर्मूले में आता है ये? सर एन नहीं नहीं सर, फोर्स निकालने के लिए सर, बिटवीन द टू प्लैनेट्स एंड मतलब बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, m1 into m2 upon r square। वेरी गुड, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको तनिक मॉडिफाई किया हमने, तो जी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट यूनिट क्या होगी इसकी? एफ की यूनिट क्या होती है? फोर्स की क्या यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर की मीटर स्क्वायर, और मास की किलोग्राम, और किलोग्राम तो क्या हो गया? किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? ऊपर लिखा हमने, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? MLT -2। MLT -2। MLT -2। और मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L2 हो जाएगा। और नीचे किलोग्राम, किलोग्राम बोले तो M मास, M2, ML2 नहीं M2। वही अब सर। हाँ, अब बताओ, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? M पे पावर इधर 1 है, नीचे M1 2 है, ऊपर गया तो 2 कैसा हो जाएगा? माइनस का। -1। और माइनस, और 1 में से -2 गया तो -1। वेरी गुड, -1। एल एल कितने हो जाएंगे? L3। 3। और टी -2। -2। यानी कि कांस्टेंट्स के, इससे पता चलता है कि बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ कांस्टेंट एक कांस्टेंट और लेते हैं जो शायद तुमने नाम नहीं सुना हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। सुना है क्या? नो सर। अगर हमने कोई चीजें नहीं सुनी, ऑफ कोर्स ऐसा होगा, आप पूरी फिजिक्स तो पढ़ नहीं लिए, ऐसा थोड़ी होगा कि आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे, नहीं आते होंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप याद कर लोगे, डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कॉम्पिटिटिव उसमें एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, लेकिन स्कूल में अगर तुमसे टेस्ट हो जाएगा, स्कूल का टेस्ट होगा या कोचिंग का टेस्ट होगा, तो जरूर आएंगे ऐसे प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा जो है वो जी था। उसी तरह का एक कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्म, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं एच से। इसका फॉर्मूला होता है ई, एनर्जी, वेव एनर्जी के लिए होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमारे लिए खास स्पीड, और लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ भी लेंथ ही तो होती है, वेवलेंथ भी बच्चों लेंथ ही तो होती है। तो वेवलेंथ क्या बनता है अब अपना? क्या बनता है? एच चाहिए ना हमें, तो एच कितना आएगा हमारा? सर फ्रीक्वेंसी को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते? क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बताओ कैसे करोगी? टाइम टाइम इनटू नहीं, 1 अपॉन टाइम बच्चे, 1/, बस अकेले 1 अपॉन टाइम। बस। हाँ बस, एच बराबर E अपॉन न्यू। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है? यस सर। या फिर ये स्पीड और वेवलेंथ वाला लगा लो, जो तुम्हारा मन करे, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, तो इसका एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी? जूल। और इसकी यूनिट होती है पर सेकंड, तो इसका हो जाता है जूल सेकंड।
जो यूनिट है वो उसकी जूल सेकंड। तो अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी का हम ऊपर आते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे किसी भी तरह की एनर्जी हो, एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना था, हमने कितना लिखा था? एनर्जी का डायमेंशनल ml2 t-2। T-2। तो यहाँ पर की एनर्जी का भी यही रहेगा ml2 t-2। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? t-1। ठीक है, 1/t लिखोगे ना फ्रीक्वेंसी की जगह, तो 1/t ऊपर आके t-1 हो जाएगा। तो बताएं जरा कितना आ रहा है फाइनल? बोलिए। ml2 T-1। ml2 t-1 t-1, -2 से -1 कट जाएगा, -1 बचेगा, ml2 t-1। ये रहा हमारा ml2 t-1। बता कोई समस्या है तो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है? सर मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हाँ हाँ तो इसको लर्न करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मतलब बेसिक बेसिक याद करने पड़ेंगे। बाकी फिर तुम्हें समझ में, ज्यादातर जगह तुम्हें फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। समझ गए? ओके, एक मिनट। हम्म, 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 हम्म। रुक जाओ, मैं कुछ ओपन कर रहा था। ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं किसके? हैविंग क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कैसे बताने हैं, ये हमने ऐसे लिखे हुए हैं, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूलाज।
क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो क्वांटिटीज हैं जिनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे देखो अभी अभी जो हमने लिखा पढ़ा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या है t-1, m0 l0 पे ध्यान नहीं दो, जीरो वालों पे ध्यान नहीं दो। उसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी t-1 होगा, एंगुलर वेलोसिटी का भी t-1 होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी t-1 होगा, और डिके कांस्टेंट का भी t-1 होगा। ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्म। अब तुम्हें इतने सारे याद नहीं करने हैं, ये जो इतने हैवी लिख दिए ये तुम्हारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ पर मैं भी बाकी तुम्हारे लिए लिख देखने के लिए हैं, लेकिन कुछ पर मैं निशान लगाता हूँ। जैसे कि ये ml2t-2 है, ये तुम्हें याद करना चाहिए। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, ये तुम्हें याद याद क्या, तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो वो अपने आप ही याद हो जाए। इम्पल्स का याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एक ही बात है, फोर्स का या थ्रस्ट का या वेट का या एनर्जी ग्रेडियंट का एक ही बात है। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट, ये तो प्लांक्स कांस्टेंट अभी बता ही दिया मैंने तुम्हें। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का नहीं भी याद हो तो चलेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। हाँ ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना ये डायमेंशन लेस है। ये स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर भी लेंथ आ गई नीचे भी लेंथ आ गई, इसीलिए वो किसी काम की नहीं होती लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने करके ही देख लिया। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर पर यूनिट एट 4 डिग्री सी। एंगल कोई डायमेंशन नहीं, सॉलिड एंगल कोई डायमेंशन नहीं। डिस्टेंस ग्रेडियंट मतलब किसी भी चीज का ग्रेडियंट का मतलब होता है उसमें लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी कोई भी रिलेटिव, ज्यादातर रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ज्यादातर रिलेटिव जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होते हैं, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या, एक मिनट को छूट गया यहाँ पर, एम ये एल अपॉन आर का, ये तो ठीक, एल अपॉन आर का अंडर रूट एल सी का, एल अपॉन आर और अंडर रूट एल सी, और फिर आई स्क्वायर आर टी, ये भी एनर्जी का है। यहाँ पर ये जो है आई स्क्वायर आर टी, और कौन सा है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी आई टी क्यू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी वी आई टी क्यू वी, ये फॉर्मूले हैं सारे। एल आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन सी वी स्क्वायर, जहां पर आई वगैरह ये सब करंट फरंट है। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, उधर यहाँ लिखनी चाहिए थी वो, पर पता नहीं क्यों नहीं लिखी। तो ये है हमारा कुछ जो मैंने आपको बताया सेम फिजिकल क्वांटिटी, इनको एक बार पढ़ लेना, जो मैंने बोले उनको याद कर लेना, बाकी ज्यादा से ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं है, आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस की शुरुआत हुई। कल हम लोग डायमेंशनल, आज हमने पढ़ लिया डायमेंशनल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन और शुरुआत। कल हम लोग देखेंगे इसमें डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस के फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, बोलो ओके हाँ। सर। ठीक है, अच्छा, ये हमने पढ़ा आज का। ठीक है, बहुत सारा पढ़ लिया। एक मिनट में बना के देखता हूँ। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे खिसका देते हैं।
ठीक है, आप लोग जा सकते हो। Thank you, sir. वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।